हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। टाइपराइट की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। युग और अभिमन्यु दोनों हक्के बक्के रह गए थे। दोनों पसीने से भीग चुके थे। टाइपराइट की आवाज सुनकर तो अभिमन्यु के सारे नशे उतर गए थे। युग अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए कि आखिर ऊपर हो क्या रहा है। हाँ यार, चल चल कर देख आते हैं कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। युग और अभिमन्यु सीढ़ी चढ़कर ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो अपने कदम रूम 666 के पास बढ़ाते जा रहे थे, टाइपराइट की आवाज और तेज सुनाई देती जा रही थी। कुछ देर वह दोनों रूम नंबर 666 के पास आकर रुक जाते हैं। टाइपराइट की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी और वो रूम नंबर 666 के अंदर से आ रही थी। अभिमन्यु दरवाजे को देखते हुए कहता है, यार इस कमरे के अंदर तो यक्षिणी कैद है, पर मेरे समझ नहीं आ रहा वो टाइपिंग क्यों कर रही है। अचानक से युग के मन में उसके पिता का ख्याल आता है और वो बखलाहट के साथ कहता है, अंदर तो मेरे पापा की लाश भी थी जो किसी को नहीं मिलती थी। कहीं मेरे पापा की आत्मा तो टाइप नहीं कर रही है। हाँ, वो मेरे पापा की आत्मा ही है। आखिर मेरे पापा ही तो लेखक थे, जरूर वही टाइप कर रहे होंगे। ये तू क्या बोल रहा है युग? तू पागल मत बन। उसे बारे में भी यह हुआ था। तुझे तेरे पापा के पुकारने की आवाज सुनाई दी थी और तूने दरवाजा खोल दिया था, और इस बार टाइपराइट की आवाज सुनाई दे रही है। अंदर तेरे पापा की आत्मा नहीं बल्कि यक्षिणी है जो चाहती है कि तू बहकावे में आकर दरवाजा खोल दे और वो आजाद हो जाए। भूल मत, आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की ही रात की यक्षिणी मर्दों का शिकार बना करती थी। युग के कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसे अभिमन्यु की बात काफी हद तक ठीक भी लग रही थी, पर उसके अंदर लहासा बढ़े जा रहा था कि ये देखने के लिए कि आखिर अंदर कौन है जो टाइपराइट की टाइप कर रहा है। युग अभिमन्यु को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, अभिमन्यु, मानना आज पूर्णिमा की रात है, पर यक्षिणी तो नदी के पास मर्दों का अपना शिकार बनाया करती थी ना। हम तो गिरवी कोठी के अंदर हैं। अभिमन्यु दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए कहता है, यार तो तू ये क्यों भूल रहा है कि यक्षिणी इस गिरवी कोठी के अंदर कैद है, इस कमरे में। और ये किसने कहा कि बस वो नदी के पास ही शिकार किया करती थी? वो कहीं भी शिकार कर सकती है। भूल मत कि ये गिरवी कोठी उसका दूसरा ठिकाना था। अगर इस दरवाजे को हमने अब वापस से खोल दिया तो यक्षिणी इस बार तो पक्का आजाद हो जाएगी। पिछली बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गए थे, पर इस बार नहीं बचने वाले। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तू ना मेरी बात समझने की कोशिश कर देख। हो सकता है कि यक्षिणी इस बार भी आजाद ना हो। तेरे डिवाइसों की मदद से हमने ये तो पता लगा लिया कि यक्षिणी यहीं पर कैद है, पर क्या तू नहीं चाहता कि तू यक्षिणी को देख और उसको पकड़कर सोच? आज तक लोगों ने सिर्फ भूतों को पकड़ा होगा, उन्हें अपने वश में किया होगा, पर तू पहला ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिवेटिक होगा जो एक यक्षिणी को पकड़ेगा। तेरा कितना नाम होगा, तुझे लोग जानने लगेंगे। ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। सिर्फ तेरे लिए क्या, दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। युग अभिमन्यु को अपनी बातों के जाल में फंसाने लग जाता है और अभिमन्यु के धीरे धीरे उसकी बातों पे आने लग जाता है और कुछ ही देर में दरवाजा खोलने के लिए राजी भी हो जाता है। युग एक गहरी सांस लेता है और दरवाजे के कुंडी पकड़कर उसे खोलने लग जाता है। जैसे जैसे युग कुंडी को खोलते जा रहा था, अभिमन्यु की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही युग कुंडी खोलता है, कच से आवाज सुनाई देती है। युग अपने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही युग दरवाजा खोलता है, टाइपराइट की बटनों की आवाज धीमी हो जाती है। जब वह दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस टाइपराइट की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बस एक दो बटन दबा रहा हो। अपना बचपन कोठी में ही बिताने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहाँ पर है। वो लाइट के स्विच के पास जाता है और उस बटन को दबा देता है। वो बटन तो दबाता है पर लाइट ऑन नहीं होती। वो खुद से कहता है, अरे ये क्या, लाइट चालू क्यों नहीं हो रही? कोठी में तो लाइट है, फिर इस कमरे में लाइट क्यों नहीं है? शायद कनेक्शन ढीला हो गया होगा या तार खराब हो गए होंगे।
युग खुद से अपने सवाल का जवाब देता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं। मोबाइल की टॉर्च भी बराबर बार बार बंद चालू हो रही थी। ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार ये लाइट के कनेक्शन का तो समझ में आता है, पर ये मोबाइल की टॉर्च क्या हो गया है, क्यों बार बार बंद चालू हो रही है। अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही सवाल चल रहे थे। वो यही सोच रहा था कि पिछली बार जब वो दोनों इस कमरे के अंदर आए थे तो उन्होंने मरे हुए इंसान के शव की बदबू आ रही थी, पर अब क्यों नहीं आ रही है। मोबाइल की टॉर्च की बंद चालू रोशनी में वो दोनों बस यही देख पा रहे थे कि कमरे के अंदर जगह जगह पर मकड़ियों ने जाल बनाए हुए थे। सेल्फी में रखी ढेरों सारी किताब, ऊपर उन्हें मकड़ी ने अपना घर बना लिया था। दीवारों पर एक दो बड़ी बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी, पर अंधेरा होने की वजह से वो फोटो क्लियर नहीं दिख रही थी। कमरे के अंदर ही टेबल रखा हुआ था, जिसके ऊपर कुछ और किताबें, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और सफेद टाइपराइट रखा हुआ था, जिसके बटन अपने आप दब रहे थे। युग और अभिमन्यु टाइपराइट के बटनों को अपने आप दबाते हुए देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अभिमन्यु के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जहां पर था वहीं पर रुक गया था, उसके पांव चिपक गए थे। युग बड़ी हिम्मत करके अपने कदम वो टाइपराइट और बढ़ने लग जाता है। जब वो उस टाइपराइट के पास पहुंचता है और जैसे ही कुछ छूता है, उसके बटन दबना अपने आप बंद हो जाता है। नजदीक जाकर वो देखता है कि सफेद टाइपराइट के ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, साथ में उसके ऊपर खून के दाग भी थे। टाइपराइट के अंदर ही एक पीला मटमेला पेज लगा हुआ था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, यार ये टाइपराइट तो तेरे हाथ लगते ही रुक गया, जैसे तेरा सब पहचानता हो। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसकी बटन अपने आप दब कैसे रहे हैं। वो दोनों टाइपराइट के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन दोनों के एहसास होता है कि जैसे उनके पीछे से कुछ गुजरा हो। वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाते हैं, पर उनके पीछे कोई नहीं था। अभिमन्यु नेकविट बाई मेस महसूस होने लग जाता है और वो डरते हुए कहता है, यार अब हमें दोनों से इस कमरे से बाहर निकलना चाहिए। युग धीरे से कहता है, हाँ चल, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे युग यह बात कहता है, उसके एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, अभी कहाँ जा रहा है, रुक ना। युग घबराते हुए कहता है, यार तूने आवाज सुनी? कैसी आवाज? एक औरत की आवाज। नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। युग को लगता है उसका कोई वहम होगा और वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था, उसके कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, रुक जा, मुझे लेकर जा, रुक जा, मुझे लेकर जा, रुक जा। पर युग इन आवाज को इग्नोर मार रहा था। वह दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा लगाने लग जाते हैं। युग दरवाजा लगाने ही रहा था कि तभी टाइपराइट की आवाज फिर से सुनाई देने लग जाती है। युग हैरानी के साथ कहता है, अरे टाइपराइट तो फिर से बजने लग गया। इतना कहकर युग वापस से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वापस से आवाज आनी बंद हो जाती है। वो फिर दरवाजे लगाने लग जाता है, पर फिर टाइपराइट की आवाज सुनाई देने लग जाती है। युग बार बार दरवाजा खोलता और बंद कर रहा था और टाइपराइट की आवाज भी अभी भी आ रही थी तो कभी नहीं आ रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये सब चल क्या रहा है यार? जब जब तू दरवाजा लगाता है आवाज आनी शुरू हो जाती है और जैसे ही खोलता है आवाज बंद हो जाती है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, यार मुझे तो लग रहा है इस टाइपराइट में ही कुछ गड़बड़ है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इतना कहकर युग वापस से कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उससे पहले युग कमरे के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद जब युग कमरे से बाहर आता है तो अभिमन्यु देखता है कि युग ने अपने हाथ में सफेद टाइपराइट पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे ये क्या किया तूने? ये टाइपराइट क्यों उठा लिया अपने साथ? मैंने तुझे बताया था ना, जिस कमरे में कोई आत्मा या पैरालौकिक शक्तियां हो, वहां की चीजों
के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। युग टाइपराइट पर हाथ फेरते हुए कहता है, यार जब मैंने पेन बाहर निकाल लिया था तब कुछ नहीं हुआ, तो अब ये टाइपराइट बाहर लाने से क्या होगा? और तू देख नहीं रहा था कैसे अपने आप बज रहा था? ये अंदर अंधेरा था ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बाहर उजाले में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे बटन अपने आप दब रहे थे। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लग रही थी, इसलिए वो कभी कुछ बोलता नहीं। अभिमन्यु रूम 666 का दरवाजा लगा और वो दोनों उसके बगल वाले रूम के अंदर आ जाते हैं। अभिमन्यु और युग दोनों ही बिस्तर पर बैठे हुए थे और उन्हें टाइपराइट को उसी कमरे में एक टेबल पर रखा हुआ था। दोनों ही अपनी नज़र उस टाइपराइट पर गाड़े हुए थे कि कब उसकी बटन की दबने की टाइपराइट बटनों की कोई मोमेंट नहीं हो रहा था। टाइपराइट को देखते देखते कब उनकी आंख लग जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। युग और अभिमन्यु दोनों ही सो चुके थे। जैसे ही घड़ी में 3 बजे हैं, टाइपराइट के बटन अपने आप दबने लग जाते हैं। जैसे जैसे उसके बटन दबते जा रहे थे कि उस टाइपराइट की धूल अपने आप साफ होते जा रही थी। उस टाइपराइट के अंदर जो पीला मेंटमेला कागज लगा हुआ था उस पे रेड सिक्के से हिंदी में कुछ टाइपराइट होने लग जाता है। टाइपराइट के कैरिज रिटर्न बार बार लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे टाइपराइट पर टाइप कर रहा हो। रात भर टाइपराइट अपने आप चलता रहा और अभिमन्यु और युग गहरी नींद में सोते रहे। सुबह के 8 बज चुके थे और मुर्गे ने बाग दे दी थी। अभिमन्यु सो ही रहा था कि तभी उसका प्रेशर बनने लग जाता है और उसे नींद खुल जाती है। वो झट से बिस्तर से उठता है और सीधे वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। युग सो ही रहा था कि तभी उसे सिगरेट के धुएं की स्मेल आने लग जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सिगरेट धुआं वॉशरूम के अंदर से आ रहा था। वो समझ जाता है कि जरूर वॉशरूम के अंदर अभिमन्यु ही होगा जो सुबह सुबह धुआं उठा रहा होगा। युग अभी भी अपनी आंखें मल ही रहा था कि तभी फेलिक्स की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, अरे युग तू कब उठ गया? युग मुंह बनाते हुए कहता है, जब तू वॉशरूम के अंदर धुआं निकाल रहा था तब। यार कम तो पिया कर वरना किसी दिन निपट जाएगा तो मैंने एक अपने अच्छे दोस्त को खो दूंगा। यार तूने फिर सुबह सुबह ज्ञान देना शुरू कर दिया। वैसे ही सिगरेट पीने निपटने के लिए नहीं, सुबह सुबह फ्रेश बनाने के लिए पी थी। तू नहीं समझेगा, तू नहीं पीता ना। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर टाइपराइट पर पड़ती है और वो देखता है कि टाइपराइट चमक रहा था जैसा नया हो, पर उस सफेद टाइपराइट पर अभी खून के दाग वैसे ही लगे हुए थे। अभिमन्यु टाइपराइट के पास जाते हुए कहता है, अरे ये क्या, तूने ये टाइपराइट को साफ कर दिया? वाह यार बढ़िया चमका दिया। युग अभिमन्यु को बताता कि वो टाइपराइट उसने नहीं चमकाया है। उससे पहले अभिमन्यु अपना अगला सवाल उस पर दाग देता है, अरे ये क्या, तूने तो इस कुछ टाइप भी कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि तुझे भी लिखने का शौक होगा। अभी क्यों नहीं, आखिर तू भी तो एक राइटर का बेटा है। तेरा पापा गुण तेरे अंदर नहीं होंगे तो किसके अंदर होंगे? युग अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु ये मैंने टाइप नहीं किया और ना ही मैंने ये टाइपराइट साफ किया है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तो फिर इस पेज के इतना सारा किसने टाइप किया? पता नहीं, मैं तो तेरे साथ ही सो गया था ना। अभिमन्यु अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, हाँ यार। युग और अभिमन्यु के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पेज किसी ने टाइप किया था। अभिमन्यु टाइपराइट के पास जाता है और उसको रोल्ड नोट पकड़े कर उसके अंदर का पेपर निकालने लग जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या कर रहा है? अभिमन्यु रोलर घुमाते हुए कहता है, यार इसके अंदर लगा कागज निकाल रहा हूँ, जरा देखूं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इतना कहकर अभिमन्यु टाइपराइट के अंदर लगा पीला मेल्टमेला कागज निकाल लेता है। वो देखता है कि 3 पेज निकालने में बावजूद टाइपराइट में एक और ब्लैक
पेज लगा हुआ था, जो जो हैरान करने वाली बात थी। पर अभी उसका ध्यान उस पेपर पर नहीं था, बल्कि उन 3 पेपर पर था जो उसके साथ में थे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अभिमन्यु देखता है कि पेपर पर रेड सिक्की हिंदी में कुछ टाइप किया हुआ था। युग कहता है, अब कागज को बस ताड़ते ही रहेगा या पढ़ेगा? हाँ यार, पढ़ रहा हूँ। अभिमन्यु पेपर पढ़ते हुए कहता है। रात के 3 बज रहे थे और कृष्णोई नदी के पास। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।